to start it, or you want to some rest for a few minutes? जल्दी बोले। Okay, take 5 minutes rest, then we'll start. हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डील कर रहे हैं। वह पार्ट क्या है? वह पार्ट है सेक्युलरिज्म इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। सेक्युलरिज्म how question. How secularism is in constitutional scheme, how theocratic state is prohibited in the constitution, and how secularism is a basic structure of the constitution. इन सवालों का जवाब देने के लिए आपको क्या क्या देखना होगा? मैंने कल एक्सप्लेन किया है आर्टिकल 25 to 28, 29 to 30 और अनुच्छेद 25 से 28, 29 से 30, 14, 15, 16, 25 to 28, 29, 30, 14, 15, 16, 44, 55A, इतने आपको प्रोविजन देखने पड़ेंगे। यह प्रोविजन क्या करते हैं? यह सारे प्रोविजन इस थियोरेटिकल स्टेट के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं। ये सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं और ये सारे प्रोविजन इस बात को इस्टेब्लिश करते हैं हाउ सेक्युलरिज्म इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये सवाल आता है तो यूपीएससी के मॉडल आंसर में सारे सेक्शन होंगे, सारे आर्टिकल्स होंगे। अगर आपने कोई आर्टिकल स्लिप किया, इफ यू हैव स्लिप्ड एनी आर्टिकल, योर मार्क्स इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। अब वन क्वेश्चन मस्ट अराइज इन योर माइंड कि हाउ आर्टिकल 14, 15, 16 यानी आर्टिकल 25 से 30 तो बाहर सेक्युलरिज्म ही करता है। हाउ 14, 15, 16 ओपन 14, 15, 16 ओपन इट, open your bare act, or you see in the bare act there is one religion or not? See, आप पढ़िए अपना bare act। अगर आप देखें तो जो सब सेक्शन 2 है उसमें वर्ड रिलीजन का इस्तेमाल हुआ है। Only on the basis of religion you cannot discriminate, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। For right now, the question which we are addressing, you only need to understand this. कि there is word only religion.
व्हाट इज मीन बाय इट कि ओनली रिलीजन के सहारे आप कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। ये किसमें है? ये 15 में भी है और 16 में भी है। और आर्टिकल 14 क्या है? एक जनरल क्लॉज है। यू रिमेंबर माय लेक्चर एट दैट टाइम, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो जब आप यह तीनों पढ़ते हैं तो आप क्या दिखता है? रिलीजन के आधार पर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। नाउ यू सी आर्टिकल 44, बिना 44 आर्टिकल 44 क्या बोलता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। What is meant by uniform civil code? यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है कि हर व्यक्ति को एक कानून के तहत कार्य करना होगा। हर व्यक्ति को एक कानून के तहत काम करना होगा। और जब हम 51A देखते हैं तो 51A में क्या है? 51A में कॉन्सेप्ट दिया गया है। जब 51A बी देखिए, 51A बी देखिए, वो क्या बोलता है? To cherish and follow the noble ideas which inspire our national struggle for freedom। ये क्या है? हमारे नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम को हमने पढ़ाया था कि सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी एक इंटीग्रल पार्ट था। If you remember when I was teaching you the national struggle, national movement, I have told you specifically that the secularism and democracy both were the integral part of the national movement. Therefore, by 51B, whatsoever is said by the fundamentalities, यह भी हमारा पार्ट है। Now come on the 51E, 51E, वो क्या बोलता है? To promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all people of India, transacting religious, linguistic and regional और सेक्शनल डाइवर्सिटी। यहां पे क्या है? हम रिलीजन के आधार पर अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है वह हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। और इज क्लियर और नॉट क्लियर? तो यह सारे के सारे जो आपके सेक्शन है वो क्या बोलते हैं कि भारत के संविधान में, देखिए यह अगर आपने इतना तैयार किया, यह आपको ऐसे में हेल्प करेगा। If you travel for the essay writing, you got a lot things to write. होता ना, कुछ मसाला तैयार रखो, जहां मिले चिपका देने का। ये उस टाइप के मसाले होते हैं। किसी को कंफ्यूजन? इसी में एक चीज और जोड़ देता हूं। नाउ लेट्स मी ऐड वन मोर। इसी में हम एक जोड़ते हैं इंटरनेशनल। हमने भी तो बात की नेशनल, एक आप और चीज देखिए, इंटरनेशनल इशू कैसे यहां पे आ रहा है। जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है, जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है, जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है, जो सपोर्ट करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, आर्टिकल 18(2), आर्टिकल 18(2), आर्टिकल 18(2) इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। कोवेनेंट ऑन सिविल एंड राइट। तो जो सिविल और पॉलिटिकल राइट का इंस्ट्रूमेंट का जो 18(2) है, वह क्या बोलता है? वह यह बोलता है, no one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt religion or belief of his choice। तो क्या बोलता है? religion or belief of his choice पर आप coercion नहीं लगा सकते। तो आप इस नेशनल इशू के साथ उस इंटरनेशनल इशू को ऐड कर दीजिए।
तो इसका मतलब क्या है? This freedom of every man to adopt a religion of his choice is guaranteed by Article 18 by Article 82. तो जो आर्टिकल 18 है वह इसको इस बात की इजाजत देता है व्यक्ति को वह अपने हिसाब से अपना रिलीजन कर सके। अब इंडियन सिस्टम अगर देखें तो वह भी यही बोलता है, आप फोर्स नहीं कर सकते। जो हमने कल सुप्रीम कोर्ट बनाया था उसने कहा फोर्स नहीं कर सकते हो, एल्यूर नहीं कर सकते हो, टेम्प्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो आप इस इंटरनेशनल कोवेनेंट का जो 18(1) और 18(2) में है उसका भी आप विरोध करते। एक चीज आप और लिख लीजिए, यू मेंशन दिस आल्सो। तीसरी बात, जो टीचिंग ऑफ संस्कृत है, टीचिंग ऑफ संस्कृत एज एन इलेक्टिव लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ संस्कृत एज एन इलेक्टिव लैंग्वेज not against secular. तो इंग्लिश जो संस्कृत को आप इलेक्टिव लैंग्वेज तक चीज करते हो तो यह किसी भी तरह से सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट का अगेंस्ट नहीं है। अब जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है यह डायनेमिक है, इट इज नॉट ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट समय के हिसाब से बदलता रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती रहती है। तो इसलिए जो हमारा सेकुलरिज्म है वह एक समय के हिसाब से बदलने वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर? इसको क्लियर नहीं हुआ? एनीवन हैज एनी डाउट? बोले, किसी को कोई डाउट है? अब अगर इसको हम देखने की कोशिश करें कि जो हमारा जो सेकुलरिज्म है, जो हमारा रिलीजियस फ्रीडम है, उस रिलीजियस फ्रीडम के साथ और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर आर्टिकल आर्टिकल 29 हमने आर्टिकल 25 से 28 कल ऑलमोस्ट कर लिया था, नाउ कम ऑन द आर्टिकल 29। इस कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म के साथ हम थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। मैं आप फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आर्टिकल 25 और 26 को आप जरूर कंपेयर करिएगा। यू ऑलवेज कंपेयर 25 टू 26। अगर याद करो तब मैंने इसको डिटेल में कहा था कि आर्टिकल 26 क्या बोलता है, आर्टिकल 25 क्या बोलता है। जो इस्टेब्लिश और मेंटेन करना है रिलीजियस पर्पसेस की बात करता है, अपने अफेयर की बात करता है। जो आर्टिकल 26 में लिखा है, अगर आप 26 25 देखें तो एक इंडिविजुअल की बात करता है, एक ग्रुप की बात करता है। मैंने इस बात को आइडेंटिफाई किया था, अगर आप सेक्शन पढ़ो आपको क्लियरली दिख जाएगा। आर्टिकल 25 एक इंडिविजुअल राइट है। आर्टिकल 26 राइट है ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। किसका है? ऑर्गेनाइज्ड बॉडी का है। मैं सिर्फ जो कल कहा है उसी को मैं रिफाइन कर रहा हूं, कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं। यह इंडिविजुअल बॉडी के लिए आप सेक्शन पढ़े आपको साफ साफ दिख जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं जिसमें कुछ छुपी हो। तो अगर हम देखें तो जो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स का जो राइट, जो क्लास टुगेदर का राइट है, वह आर्टिकल 26 में है। रिलीजियस डिनोमिनेशन की जो राइट की बात है यह आर्टिकल 26 में है। लार्जेस्ट रिलीजियस डिनोमिनेशन जो कॉन्सेप्ट है वह आर्टिकल 26 में है। और जो वर्ड है religious denomination in Article 26 must take their color from the word religion. यह religion शब्द से अपने को जोड़ेगा। Therefore,
it must satisfy 3 conditions. इसको 3 conditions satisfy करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल 26 में जो रिलीजियस डोमिनेशन है यह अपने उत्पत्ति या अपने को संबंधित संदर्भित करता है फ्रॉम द वर्ड रिलीजन, इसलिए इसको सेटिस्फाई करना होगा 3 कंडीशन। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, पहला क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। पहला स्पेसिफिकेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। कैसे, हु हैव ए सिस्टम ऑफ बिलीफ, जिनके पास एक सिस्टम ऑफ बिलीफ हो, विच दे रिगार्ड कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल बीइंग। क्या है, कॉमन फेथ। अगर कॉमन फेथ नहीं है तो आपका वो रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं बन पाएगा। दूसरी बात, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो, इनके लिए एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। इट मस्ट हैव ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। इप्री का बहुत बेहतरीन सवाल रहा है, ध्यान दीजिए। तीसरा, इट मस्ट बी designated by a distinctive name. समझे सवाल, बताइए। It must be designated by a distinctive name. अब इसको प्री के सवाल में आई कैसे बनाएंगे, चलिए ट्राई करिए। What is meant by the religious denomination in Article 26? तो जो रिलीजियस डिनोमिनेशन आर्टिकल 26 में, उसके लिए जो रिलीजन शब्द रिलीजन है उससे उसका संबंध होना आवश्यक है। दूसरी बात, जो रिलीजियस जो डिनोमिनेशन बनेगा वह 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद बनेगा। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन गायब हो गई तो वह नहीं बन पाएगा। कनेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हो, हु हैव ए सिस्टम ऑफ बिलीफ, कनेक्शन इंडिविजुअल कहा जो उनका आप सिस्टम ऑफ बिलीफ हो और कॉमन फेथ हो। दूसरा क्या है, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो। तीसरा, यह एक डेसिग्नेट किया गया हो बाय डिस्टिंक्टिव नेम। जस्ट ट्राई टू मेक फ्रॉम दीज पॉइंट्स हाउ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ए क्वेश्चन फॉर टुडेस कैलेंडर ईयर। जस्ट थिंक, आप उस सवाल बनाने की कोशिश करिएगा, आप उस सवाल में पक्का बना लीजिए। तो आर्टिकल जो 26 है, आर्टिकल 26 देखें, थोड़ा मैं इसको और इनोवेट कर रहा हूं ताकि सवाल भूमिका गलत न हो। आर्टिकल 26A वह क्या बोलता है, इस्टेब्लिश एंड मेंटेन। एक शब्द है इस्टेब्लिश एंड मेंटेन। देखिए, जब तक आप, मैं हमेशा बोलता हूं कि हमेशा बेयर एक्ट से पढ़ना चाहिए। अगर आपने बेयर एक्ट से पढ़ा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। 26 से बोलता है, एक शब्द है इस्टेब्लिश एंड मेंटेन। इसको यह शब्द और यह शब्द दोनों एक साथ पढ़ने जरूरत है। बोथ नीड टू गेट टुगेदर। इसलिए क्या हो गया, इट इज ओनली दोज इंस्टीट्यूशन which a religion denomination establish which it can claim to maintain। वही रिलीजियस डिनोमिनेशन जो इस्टेब्लिश करने का दावा कर, इस्टेब्लिश करने को सिद्ध कर पाएंगे, वही उसको मेंटेन करने का दावा कर पाएंगे। नाउ आफ्टर सेइंग माय दिस, रीड आर्टिकल 26 से और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से एंड हाउ क्वेश्चन इज अपीयरिंग। 26 है, establish and maintain institution for religious and charitable purposes। तो जब तक आप establish नहीं करोगे, आप maintain करने का दावा नहीं कर सकते हो। You are getting my point? तो religious जो denomination है, he must establish it। अगर उसने establish नहीं किया है तो maintain करने का दावा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारा झगड़ा तो maintain करने का है। सारी सुविधा का जो फायदा है वो तो मेंटेनेंस का आएगा। इसलिए ओनली दोज इंस्टीट्यूशन व्हिच ए रिलीजियस डिनोमिनेशन एस्टैब्लिशेस
which can claim to maintain it. इसलिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, अभी सवाल जरूरी क्यों हो गया, अब आता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस तरह से एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं बन पाया, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय मुस्लिम माइनॉरिटी, इसको एस्टैब्लिश नहीं किया गया था बाय मुस्लिम माइनॉरिटी। यह नहीं एस्टैब्लिश हुई थी बाय मुस्लिम माइनॉरिटी, जब मुस्लिम माइनॉरिटी के द्वारा एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, इसलिए स्टेट कैन इंटरफियर। इसलिए स्टेट इंटरफियर कर सकता है। क्यों कर सकता है? स्टेट कैन इंटरफियर ऑन द ग्राउंड दैट it is not a Muslim minority institution। तो जो आर्टिकल 26A का इस्टेब्लिश और मेंटेन है, इसके कारण अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चूंकि मुस्लिम माइनॉरिटी द्वारा इस्टेब्लिश नहीं की गई थी, therefore it cannot claim the right to maintain it. It was established under the statute passed by parliament। यह इस्टेब्लिश की थी statute passed by the parliament। बन गया सॉल्व फ्रेंड्स का? बताइए बना नहीं बना? You got the question of prelims? स्ट्रेट क्वेश्चन। और अगर आपने इस तथ्य को नहीं पढ़ा है, सवाल गलत ही होना है। इस सवाल के सही होने का एक ही रास्ता है, आपने इसको पढ़ा है। नहीं तो जनरल परसेप्शन हो सकता है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसको स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट में पास किया है, किसी माइनॉरिटी ने नहीं किया है, इसलिए यह मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने का दावा नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया? अब देखिए आर्टिकल 26B हमने विस्तार पढ़ा था, उसको मैं आपके पास से एक अलग तरह समझने की कोशिश कर रहा हूं। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? राइट टू मैनेज मैटर ऑफ रिलीजन। अब देखिए 26B, बी क्या है? मैनेज अफेयर्स रिलीजन। तीन चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। आपने 26B पढ़िए। बी 26B मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। तो तीन शब्द क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? मैनेज अफेयर्स रिलीजन। क्लियर हो गया? मैनेज अफेयर्स रिलीजन। अब नाउ इन दिस बैकग्राउंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यह सवाल एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। जो टर्म मैटर है, अगर आप इसको देखें तो जो देखें सर क्या है? मैटर्स ऑफ रिलीजन। इसको आप पढ़िए, देखिए अगली लाइन यहां लिखिए, ऐसे लिखिए आप, पहले आप ऊपर लिखिए फिर नीचे एरो बनाइए, अब लिखिए मैटर्स ऑफ रिलीजन। मैंने जानबूझ के यहां नहीं लिखा ताकि आपको पहले ये तीन शब्द क्लियर हो जाए। नाउ कम फोर्थ शब्द, फोर्थ वर्ड, मैटर्स ऑफ रिलीजन। तो जो टर्म है मैटर ऑफ रिलीजन, यह क्या इंक्लूड करता है? यह इंक्लूड करता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यह क्या इंक्लूड करता है? रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अगर लगे मैं फास्ट हूं, कैन स्टॉप या कैन गो स्लो डाउन, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। यह इंक्लूड करता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, राइट्स, दिस प्रैक्टिसेस, राइट्स, सेरेमनीज। तो जो हमारा एक शब्द है मैटर्स ऑफ रिलीजन, यह इंक्लूड करता है दिस प्रैक्टिसेस, राइट्स एंड सेरेमनीज। अब इस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा, ये जो दिस प्रैक्टिसेस, राइट्स एंड सेरेमनीज है, वह इंटीरियर पार्ट को
यह जो प्रैक्टिसेस राइट्स और सेरेमनीज है, यह इंटीग्रल पार्ट होनी चाहिए। किसकी? यह इंटीग्रल पार्ट होनी चाहिए किस चीज की? यह इंटीग्रल पार्ट हो उस रिलीजन की। इट्स नॉट क्लियर? तो यह उस रिलीजन की इंटीग्रल पार्ट होनी चाहिए। यह एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि यह तभी कंसीडर होगी अगर उस रिलीजन की एक इंटीग्रल पार्ट हो। जो राइट है यह स्टेट, अब इस 26 के साथ अब 25 भी आ गया। यह जो राइट दिया गया है यह सब्जेक्ट टू स्टेट इंटरवेंशन है। जो स्टेट की रेगुलेटरी पावर है, जो क्लास 25 टू उसके सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होगा? सेक्युलर एक्टिविटीज कनेक्टेड विद रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैन बी रेगुलेटेड बाय स्टेट ऑफ लॉ। यह आपका प्रीवियस सवाल हो गया। सेक्युलर एक्टिविटीज, जो सेक्युलर एक्टिविटीज है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेक्युलर एक्टिविटीज है कनेक्टेड विद रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो सेक्युलर एक्टिविटीज connected with religious institutions. जो सेक्युलर एक्टिविटीज है कनेक्टेड विद रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कैन बी रेगुलेटेड बाय स्टेट। तो इसलिए जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, टेम्पल है, मास्क है, गुरुद्वारा है, इसको आप यूज नहीं कर सकते फॉर हाइडिंग क्रिमिनल्स और कैरिंग आउट इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज, या पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी नहीं कर सकते। तो स्टेट के पास जो पावर है आर्टिकल 25(1) और 2 में, तो स्टेट के पास पावर है आर्टिकल 25(1) एंड 25(2) में। जो स्टेट के पास पावर है आर्टिकल 25(1) और 2 में, वो प्रोहिबिट कर सकती है दीज एक्टिविटीज इन द प्लेस ऑफ वर्शिप। तो स्टेट एक पैसिव स्पेक्टेटर नहीं हो सकता है। When exercise of right of religion threatens the public order, morality and health of community, स्टेट का पॉजिटिव रोल है टू इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर करता है नॉट ओनली द स्टेट विल अवे फ्रॉम रिलीजन बट आल्सो इंपोज पॉजिटिव ड्यूटी। अब आइए यहां देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट, पॉजिटिव ड्यूटी ऑफ स्टेट। अब ये आपका सवाल बना मेंस का, पॉजिटिव ड्यूटी ऑफ स्टेट। स्टेट की पॉजिटिव ड्यूटी है, स्टेट की पॉजिटिव ड्यूटी है। स्टेट विल बी अवे फ्रॉम रिलीजन। जब स्टेट है वह रिलीजन से तो अवे रहेगा, रिलीजन से दूर रहेगा। इट विल बी अवे फ्रॉम द रिलीजन, बट state will be away from the religion but also imposes positive duty। लेकिन स्टेट की पॉजिटिव ड्यूटी है टू फ्री many aspects of life from the control of the religion। यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए इसी को सवाल फॉर्म, इसी को लिख लीजिए आप, इसी को आप लिखिए सवाल फॉर्म में। The Constitution requires, देखिए सवाल, Constitution requires the Constitution requires not only that state will be a state away from the religion, state away from the religion, state away from the religion, but also imposes a positive duty, imposes a positive duty।
एक सकारात्मक कर्तव्य अधिरोपित करता है टू फ्री मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ रिलीजन, टू फ्री मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ रिलीजन। किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? Anyone has any doubt? Yes or no? Tell me. I think 26 or 25, 26 amply clear हो गया। आगे चले? किसी कोई दिक्कत है? आर्टिकल 27 बहुत सिंपल सा है, मैंने कल ही बता दिया है कि आप जो है जो आर्टिकल 27 क्या बोलता है कि no person shall be compelled to any tax for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। ये आर्टिकल emphasize क्या करता है? secular character of the state। आर्टिकल 27 emphasize करता है secular character of the state। जो पब्लिक मनी है उसको आप किसी पर्टिकुलर, सवाल क्या होगा, कौन सा सेक्शन बोलता है कि पब्लिक मनी को रिलीजन के प्रोपोगेशन या स्पिरिट लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 27 से दैट जो पब्लिक मनी है वह स्टेट इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब इसको जरा फिलॉसफी समझने की कोशिश करिए। जो टैक्स क्या है? कॉमन बर्डन है, और जो टैक्स का जो रिटर्न है, जो टैक्स पेयर का जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो ओनली कॉमन बेनिफिट। तो फीस क्या है? फीस जो होती है प्राइमरली इन द पब्लिक इंटरेस्ट होती है, फॉर सम सर्विसेज रेंडर्ड और सम स्पेशल वर्क डन फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज फ्रॉम whom the payment are demanded। अब अगर डिटरमाइन करते हैं whether a levy is fee, the true test must be whether is a primary and essential purpose is to render specific services as to for area of class। तो फीस जो है वह किसके द्वारा और कैसे ली जाती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो जो फीस है उस फीस का इशू क्या है? फीस अगर ली जाती है तो फीस लेने के समय आप उसका कुछ प्रतिदेय देते हैं, उसके एवज में कुछ काम करते हैं। लेकिन अगर आपने फीस लिया और उस फीस को लेने के बाद आपने रिलीजन के लिए इस्तेमाल किया तो वह ठीक नहीं होगा। तो जो एक फी में क्या होता है, एक ट्रेडिशनल व्यू है, देयर मस्ट बी एक्चुअल क्विड प्रो। जो एक्चुअल क्विड प्रो क्यू है, क्या होता है? किसी का कुछ पैसा दिया, उसके एवज में कुछ करना। तो एलिमेंट ऑफ quid pro quo in strict sense is not always a sin qa non। इसको आप छोड़िए, लॉ रख लिए है, नॉन लॉ रो काम का नहीं है। sin qa non, sin qa non लॉ रोक लिए है, नॉन लॉ इसका काम नहीं है। तो जो कोरिलेशन है बिटवीन द लेवी एंड सर्विसेज रेंडर्ड और एक्सपेक्टेड is one of the general character and not of the mathematical excludes। तो जो अगर हम बेसिक, तो एक डिस्टिंक्शन क्या है? टैक्स एंड फीस। अब आप सेक्शन पढ़िए, सेक्शन टैक्स की बात करता है, फी की बात करता है। रीड आर्टिकल 27, रीड आर्टिकल 27 किसकी बात कर रहा है? टैक्स की या फीस की? फर्स्ट, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस for promotion of any particular religion। तो जो डिस्टिंक्शन है टैक्स और फी में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? ये कहा है कि उन्होंने एक केस में कहा है, जगन्नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में, कि लेवी अंडर द उड़ीसा हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट वाज इन द नेचर ऑफ फी एंड नॉट टैक्स। तो अगर फी और टैक्स को समझते आप एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो जो पेमेंट हुआ है नेचर ऑफ फी है, नॉट टैक्स। यह नेचर ऑफ फी है, टैक्स नहीं है।
The payment was demanded only for the purpose of meeting the expenses of commissioner and his office, which was the machinery set up for due administration of. वह जो पैसा मांगा गया, वो पैसा मांगा गया मंदिर के प्रशासन द्वारा। जो पैसा मांगा गया वह मंदिर के प्रशासन द्वारा मांगा गया। किसका मांगा गया? फॉर रिलीजियस पर्पसेस। वह रिलीजियस पर्पसेस के लिए वह पैसा मांगा गया कि वह उसको चढ़ा चाहते थे। तो ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या था? वॉज नॉट द फॉस्टरिंग और प्रिवेंशन और प्रेजेंट हिंदू रिलीजन। यह सिर्फ था रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया जाए। तो प्रोहिबिशन इज अगेंस्ट गिविंग एड टू एनी पर्टिकुलर। तो जो प्रोहिबिशन क्या है कि आप एड मत करो एनी पर्टिकुलर रिलीजन को। किसी आप धर्म को बढ़ाने के लिए आप मत करो। इसका मतलब क्या हुआ? If state aid is extended to all institutions along with secular ones without any discrimination, Article 27 will not be applicable. अगर राज्य कोई ऐसा कार्य करता है, अगर राज्य कोई ऐसा कार्य करता है जिस कार्य के द्वारा वह सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को along with secular one जो उस तरह के हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मदद करता है, तो आर्टिकल 27 एप्लीकेबल नहीं होगा। Anyone has any doubt? बताइए, किसी को समझ आए? आप टैक्स और फी को समझिए। अगर फी शब्द का इस्तेमाल होता है तो टैक्स का इस्तेमाल होता है, तो अब ऑप्शन में क्या करेंगे? टैक्स भी करेंगे, फी भी करेंगे। ऑप्शन जब आप सामने आएगा तो टैक्स भी कर देंगे, फी भी कर देंगे। ये आप जानते हैं कि उसमें इस्तेमाल क्या हुआ? टैक्स हुआ है, नॉट द फी। कोई ऐसा तो क्लियर ना हुआ हो? जल्दी लिखो, फास्ट फास्ट। कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि उसको क्लियर ना हुआ हो? बोले। तो एक आउटकम क्या है? एक आउटकम क्या है कि नो टैक्सेशन टू प्रमोट रिलीजन। तो किसी आदमी किसी आदमी को आप कंपेल नहीं कर सकते टू एनी टैक्स फॉर दिस पर्पस। तो यह जो प्रोविजन है, यह प्रोविजन डज नॉट इनवैलिडेट लेवी ऑफ ए फीस। यह प्रोविजन लेवी ऑफ द फीस को इनवैलिडेट नहीं करता है। लेवी ऑफ फीस को नॉट इनवैलिडेट, लेवी ऑफ फीस को यह इनवैलिडेट नहीं करता है। यह प्रोविजन लेवी ऑफ फीस को इनवैलिडेट नहीं करता है। प्रोवाइड सम सर्विसेज, इसलिए एक फीस लेवी की जा सकती है और प्लेम्बिस टू रिलीजियस फेयर टू मीट। अगर आप किसी फीस को लगाते हो तीर्थयात्रियों पर किसी पर्पज से, तो वह पर्पज उस तीर्थ यात्रा के हित में हो तो आप फीस लगा सकते हो। इस तरह का लेजिस्लेशन इनवैलिडेट नहीं कर रहा है इवन आर्टिकल 25(1) which permits legislating for promoting health, morality and public order। अब 27 और 25(1) के साथ देखो, तो अगर आप कोई फी लेवी करते हो जो उस तीर्थ यात्रा या उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए है, तो वह आर्टिकल 25(7) से भी वो हित नहीं होता है। तो 25(1) भी कहता है कि यह परमिट करता है लेजिस्लेशन फॉर प्रमोटिंग हेल्थ, मॉरलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर।
A state cannot levy a tax for the purpose as there is no such entry in list 2 or list 3. लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में कोई एंट्री नहीं है, इसलिए स्टेट कोई टैक्स लेवी नहीं कर सकता है. स्टेट कैन नॉट लेवी टैक्स, ओनली पार्लियामेंट कैन लेवी सच टैक्स. आप स्टेट और पार्लियामेंट के बीच का फर्क समझिए. आप स्टेट पार्लियामेंट नहीं होता है, स्टेट कोई भी टैक्स लेवी नहीं कर सकता है. Only parliament can do this. States can only levy fees. State क्या कर सकता है? State can only levy fees. मैं इसको क्यों बार-बार रिपीट कर रहा हूं? मुझे ये लग रहा है ये सवाल इसको बना सकते हैं. State can only levy fees. Article 27 will not hit the fee. Article 27 जो है वह will not hit the fee. आर्टिकल 27 वह जो फी को लगाया जाना है उसको हिट नहीं करेगा. बिकॉज क्यों? ऑब्जेक्ट ऑफ सच ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फॉस्टर ऑफ प्रिजन रिलीजन. अभी हिट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है फी का वह ऑब्जेक्ट ये नहीं है टू प्रिजर्व और फॉस्टर रिलीजन. तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू कंट्रोल सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन. टू कंट्रोल सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन. ऑब्जेक्ट क्या है? टू कंट्रोल सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन. किसका? उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का. इसलिए आर्टिकल 27 सर इट इज रॉन्ग टू गो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर जी. व्हाई रॉन्ग आदित्य? व्हाई रॉन्ग? 80G का जो एग्जाम्पशन रॉन्ग क्यों है? उसमें देयर इज नो रॉन्ग because by providing 80G exemption you are not frosting the religion. You are helping to administration working maintenance of that religious institution. Try to understand the religious institutions and the religion. वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं. क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? Hope the job has been done. Come on, Article 28. Come on, Article 28. जो Article 28 है ये क्या बात करता है? Article 28 बात करता है, मैंने कल भी बात किया था, इसको मैं फिर एक बार आपको समझाता हूं. आर्टिकल 28 जो बात करता है उसका पर्पस क्या है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात करता है. आर्टिकल फ्रीडम टू अटेंडेंस. इसमें किसी को कल कोई कंफ्यूजन था? यस और नो? एनीवन हैज द कंफ्यूजन ऑन दिस एस्पेक्ट? सिंपल सी बात है, स्टेट होली स्टेट फंड से जो सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन है उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता. जो होली स्टेट फंडेड नहीं है उसमें अगर इंस्ट्रक्शन देना है तो आपको कंसेंट लेना होगा. कम ऑन आर्टिकल 29. आर्टिकल 29 बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. ये यू विल एंजॉय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आर्टिकल. आर्टिकल 29 और 30 क्या बात करता है? आर्टिकल 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बात करता है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स या कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात करता है. इफ यू रीड आर्टिकल 29-30 या सिंपली कल्चरल और एजुकेशनल राइट बात करता है.
अब 29(1) क्या बोलता है? State shall not impose upon it any culture other than community's own culture. Read Article 29(1). Read Article 29(1). अगर आर्टिकल 29 को आप समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 29 बोलता है, उसको अगर हम समराइज दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो जो स्टेट है वह इंपोज नहीं करेगा एनी कल्चर अदर देन कल्चर द कम्युनिटीज ओन कल्चर। अगर हम उसका सबसेक्शन बी देखें, उसमें जो अगर हम उसका दूसरा सेक्शन देखें तो नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड। अब जो आर्टिकल 29 और 22 है यह बेसिकली बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का। उसमें क्या है? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। अब आप पढ़िए उसमें क्या क्या शब्द है? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। आप देखिए उसमें शब्द क्या क्या, 3 शब्द है आर्टिकल 29 का दूसरा लाइन। डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। तो जो माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट इन्होंने प्रोटेक्ट करने की बात की है, इस माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। इसलिए राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, राइट टू मेंटेन institution of their choice। अपने चॉइस के इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने का राइट दिया गया है। और यह राइट अगर हम 29 से 30 की तरफ पढ़ते हैं, आप 19, 29 और 30 दोनों साथ साथ पढ़ें। 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज और 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज to establish and administer education institution। अब 30 सबसेक्शन का लास्ट शब्द है their choice। लास्ट शब्द है their choice, तो इनकी चॉइस की छूट दी गई है। अब हम आर्टिकल 30 का सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। स्टेट shall not in granting aid to education institution discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority whether based on religion or language। अब religion और language दोनों बात आप उसमें सही करिए। तो जो आर्टिकल 29 और 30 है, अगर इसमें आप 29(2) और 32 को देखें तो जो राइट दिया गया है यह राइट फर्दर प्रोटेक्ट किया गया है बाय आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 राइट को फर्दर प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है? रीड 32। ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को इन ग्रांटिंग एड टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर ए मैनेजमेंट ऑफ ए माइनॉरिटी, चाहे वो लैंग्वेज पे हो और रिलीजन पे हो। तो यह जो राइट है सब्जेक्ट टू द क्लॉज ऑफ आर्टिकल 29(2), यह जो राइट है 29(2) के सब्जेक्ट टू है। आसान सी बात है। 29(2) क्या बोलता है कि किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जा सकता एडमिशन में एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग स्टेट आउट ऑफ स्टेट फंड on the ground of only religion, race, caste, language or any of them। तो आर्टिकल 29 applies only to citizen। अब देखिए फिर पढ़िए, आर्टिकल 29 अप्लाई करता है only citizen, ध्यान दीजिए लैंग्वेज के। और आर्टिकल 30 अप्लाई करता है सिटीजन, नॉन सिटीजन को।
यहां से आपको फिर ट्रैक कर सकते हो। रीड बोथ हार्टली टुगेदर और कम ऑन द कंक्लूजन दैट आर्टिकल 29 इज ओनली फॉर द सिटीजन एंड आर्टिकल 30 फॉर सिटीजन नॉन सिटीजन बोथ। आपको मिला नहीं मिला? ये शब्द कहां से आ रहा है? ये शब्द कहां से आ रहा है? आर्टिकल 29 का पहले एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, 29(2) no citizen. Now come on Article 30, all minorities whether based on religion or language. तो जो आर्टिकल 29 है उसमें सिटीजन शब्द का इस्तेमाल है, आर्टिकल 30 में सिटीजन शब्द का इस्तेमाल नहीं है। तो what conclusion arising out of it? Then Article 29 is applying only to the citizen. Article 30 apply both citizens and non-citizens. तो एक प्री का सवाल ही बन सकता है। अब अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें आर्टिकल 15(1) and 29(2), let's understand for a few moments these two articles. आर्टिकल 15(1) का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन यह आर्टिकल 29(2) से कई मामलों में डिफर करता है। कैसे करता है? आर्टिकल 15 कहता है ऑल सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, लेकिन जो आर्टिकल 29(2) है एक्सटेंड करता है अगेंस्ट स्टेट और एवरीबॉडी हु डिनाइज द राइट कन्फर्ड बाय इट। आर्टिकल 15 प्रोटेक्ट करता है ऑल सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। जो आर्टिकल 29(2) प्रोटेक्ट करता है against the state of anybody else who denies the right conferred by it, denies the right conferred by it। समझने की कोशिश करो। अब now read Article 39. Read it. No citizen shall be denied admission into any educational institutions maintained by the state or receiving aid or state fund on the ground only of religion, race, caste, language or any of them। अब आप यहां से आर्टिकल 51 पे जाइए। तो आर्टिकल 51 क्या प्रोहिबिट कर रहा है? ऑल सिटीजन को अगेंस्ट द स्टेट। आर्टिकल 29(2) एक्सटेंड कर रहा है या एक्सटेंड अगेंस्ट द स्टेट और इंडिविजुअल्स who denies the right conferred by it। जो राइट दिया गया है उसको अगर आप डिनाई करते हो, एडमिशन हमारा अधिकार है, अगर उसको डिनाई करते हो तो आर्टिकल 29 पिक्चर में आ रहा है। ये हुआ। आर्टिकल 15 क्या कर रहा है? यह प्रोटेक्ट कर रहा है ऑल सिटीजन्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जनरली, या जनरली डिस्क्रिमिनेशन को बात कर रहा है कि जो जनरली डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। आर्टिकल 29(2) का जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट ऑफ डिनायल ऑफ एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यह क्या है? डिनायल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या है? यह एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, स्पेसिफिक इशू पे है। वो किस पे है? वह एक जनरल इशू पे है। समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल 15 बहुत जनरल है, वो सारे सिटीजन पे अप्लाई करता है, वह माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो। लेकिन आर्टिकल 29(2) कन्फर्स करता है स्पेशल राइट ऑन सिटीजन for admission in education institution maintained or aided by the state। आर्टिकल जो 15 है, जो 15(1) है, वह एक जनरल बात करता है, सारे सिटीजन में अप्लाई करता है इंक्लूडिंग मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, और उनको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जो आर्टिकल 29(2) है वो कन्फर्म करता है
a special right of citizens for admission aided by the state. Clear हुआ? Come on the third point. किसको क्लियर नहीं हो रहा है? Come on the next point. जो आर्टिकल 15(1) है वो प्रोहिबिशन करता है डिस्क्रिमिनेशन सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, और आर्टिकल 29(2) डज नॉट मेंटेन दीस ग्राउंड्स। आप 29(2) का ग्राउंड देखें और 15 का देखें। जो 15(1) में ग्राउंड दिए गए हैं वह 29(2) में नहीं दिए गए हैं, वो सारे के सारे ग्राउंड नहीं दिए गए हैं। जस्ट कंपेयर द ग्राउंड्स विद 25(1) एंड 29(2). आर्टिकल 25 जो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है और जो आर्टिकल 29(2) डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, दोनों के ग्राउंड को कंपेयर करिए तो आर्टिकल 51 प्रोहिबिट करता है डिस्टिंक्शन ऑन द सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, और 29(2) डज नॉट मेंशन दीस टू ग्राउंड, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यह एक में मेंशन है, दूसरे मेंशन में, आप उसको ठीक से लिख लीजिएगा। क्लियर हुआ? जो आर्टिकल 29(2) में राइट ऑफ एन इंडिविजुअल है, जो दिया गया है सिटीजन, नॉट एज ए मेंबर ऑफ एनी कम्युनिटी। 29(2) में जो राइट दिया गया है वह एज ए सिटीजन दिया गया है, नॉट एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी। आप पढ़े उस हिसाब से दिख जाएगा। एज ए सिटीजन दिया गया है, नॉट एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी। इसलिए आर्टिकल 29(2) क्वाइट जनरल है एंड वाइड इट अप्लाई करता है ऑल सिटीजन whether they belong to majority or minority group. इसलिए स्कूल रन बाय मेजॉरिटी, if it is aided by state fund, cannot refuse the admission to boys belonging to other community. क्लियर हो गया? क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? Any doubt? Come on, Article 30. Come on, after Article 20, come on, Article 30. Article 30 क्या बात करता है? Article 30 अगर आप पढ़ें तो Article 31 बात करता है establish and manage। आप 31 को पढ़ें तो आर्टिकल 30 सब सेक्शन बात करता है कि जो स्टेट है कि जो ऑल माइनॉरिटीज हैं whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institution of their own choice। It is the key word कि वह अपने चॉइस का इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यह जो राइट है कन्फर्म बाय दिस क्लास और टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज, रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक। दो माइनॉरिटीज का यहाँ जिक्र किया गया है। यह दोनों माइनॉरिटीज को राइट दिए गए अपनी चॉइस के। इस अगला शब्द क्या है? चॉइस। उनकी जो चॉइस है उस चॉइस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मैनेजमेंट मस्ट बी फ्री ऑफ कंट्रोल सो दैट फाउंडर्स ऑफ देयर कम्युनिटी कैन माउल्ड द इंस्टीट्यूशन एज दे थिंक फिट इन अकॉर्डेंस ऑफ देयर आइडियाज, जो भी वह कम्युनिटी के इंटरेस्ट में लाना चाहते हैं। डीएवी कॉलेज के केस में कहा गया कि जो चॉइस है इंक्लूड्स द राइट टू हैव चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आल्सो। तो जो चॉइस है उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी शामिल है। वह जिस मीडियम का इंस्ट्रक्शन को चूज करना चाहते हैं वह चूज कर सकते हैं। आर्टिकल 32 आप देखें, अगर हम समझने की कोशिश करें आर्टिकल 31 और 32 क्या बोलते हैं, तो जो ग्रांट दी जाती है आर्टिकल 31 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन and clause article 32 provides that
state shall not, in granting aid to the institution, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority. अगर आप आर्टिकल 32 को पढ़े तो स्टेट को यह बार लगाता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता जब वह ग्रांट किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को देता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसी सेक्शन में जो है आर्टिकल 30 सब सेक्शन 31A। ये इंटरेस्टिंग पार्ट क्यों है? यह एक्सेप्शन है टू अमाउंट। हमने पहले पढ़ाया था कि कंपनसेशन और अमाउंट यह सरकार ने यह अमेंडमेंट कर दिया था कि कंपनसेशन आप क्लेम नहीं कर सकते। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का 44th अमेंडमेंट था, इस अमेंडमेंट ने एबॉलिश कर दिया था राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट। जो 19(1)(f) में जो फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी का, उसको 44th अमेंडमेंट ने एबॉलिश कर दिया था और इसको फंडामेंटल राइट के चैप्टर से बाहर कर दिया था। लेकिन यह अफेक्ट नहीं करेगा राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस। यही बोल रहा है आर्टिकल 31A कि जो 44th अमेंडमेंट से 19(1)(f) को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से, लीगल राइट हो गया कि वह अब फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। लेकिन जब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात आती है उस वक्त यह अमेंडमेंट जो 31A डाला गया इसमें, वह कहता क्या है? अगर कंपल्सरी एक्विजिशन होता है एनी प्रॉपर्टी का of an educational institution established and administered by a minority, तब स्टेट इस बात को इंश्योर करेगा कि अमाउंट फिक्स किया जाएगा अंडर सच लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सच एज रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट देयर राइट गारंटीड अंडर क्लॉज। तो जब अमाउंट फिक्स किया जाएगा तो वह अमाउंट फिक्स करते समय उनके राइट का ध्यान रखा जाएगा। नाउ रीड आर्टिकल 31A आफ्टर माय दिस एक्सप्लेनेशन कि जब आप कोई कंपल्सरी एक्विजिशन करेंगे एनी प्रॉपर्टी का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर हो माइनॉरिटी के द्वारा, तो स्टेट इस बात को इंश्योर करेगा कि जो अमाउंट फिक्स किया जाएगा इसी कानून के द्वारा उस प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लिए इस सच होगा एज वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटीड अंडर दैट क्लॉज। जो राइट टू प्रॉपर्टी का एक फंडामेंटल राइट था, जो 44th अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल राइट नहीं रहा, वह क्या हो गया? वह लीगल राइट हो गया। लेकिन जब किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की मेंटेन और एस्टैब्लिश प्रॉपर्टी को आप टेक ओवर करोगे, उस समय जो कानून बनाया जाएगा अंडर आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1, उसके तहत आप उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के राइट को आप प्रोटेक्ट करोगे। क्लियर नॉट क्लियर? इसको क्लियर नहीं हुआ? Anyone has any doubt? बोलो, किसी को डाउट है इसमें? किसको डाउट है? क्लियर क्लियर, चलिए। बड़ा सिंपल सी बात है। अब आर्टिकल 29(1) और 31 का एक रिलेशन देखते हैं। 29(1) और 31 इसका आपस में एक रिलेशन।
जो 29(1) और 39(1) के बीच एक इंटर रिलेशन है। अगर आप इस इंटर रिलेशन को देखें तो जो प्रोटेक्शन दिया गया है माइनॉरिटीज को, गारंटी किया है आर्टिकल 31, was not available because अगर 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 29(1) और 31 को देखें तो इन दोनों के राइट में फर्क क्या है? इन दोनों की लैंग्वेज में फर्क है। इस इंटर रिलेशन को सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन किया था सेंट जेवियर केस में। उस केस में एक जो चैलेंज हुआ था, उस चैलेंज के बाद ये कहा गया, जो क्वेश्चन क्या था कि द क्वेश्चन बाय द पिटिशनर वाज रनिंग सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स इन अहमदाबाद। अब स्टेट ने क्या कहा कि प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज गारंटेड बाय आर्टिकल 31 was not available in the college because it was not founded for the conservation of language. क्योंकि यह कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज के लिए इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज के लिए इसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। तो लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर जो तीन चीज है उसके लिए इसको यह इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। तो सवाल क्या खड़ा हुआ, क्या कोई कॉलेज जो लैंग्वेज कल्चर और स्क्रिप्ट के लिए नहीं खड़ा किया गया है उसको आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 का प्रोटेक्शन दे सकता है? क्योंकि स्क्रिप्ट और कल्चर मेंशन किया गया आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने सारे मामले को रिव्यू किया और कहा आर्टिकल 31 कवर्स इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग जनरल सेक्युलर एजुकेशन। जो ऑब्जेक्ट है आर्टिकल 30 का is to enable children of minorities to go out in the world fully equipped. यह सही नहीं हुआ, it is wrong to read article 30 subsection 1 as restricting the rights of minority. Article 30 subsection 1 as restricting the right of minorities to establish and administer education institution for their choice only to case where such institutions are connected with the language, script of culture of minorities. तो आर्टिकल 29 और 30 क्रिएट करते हैं टू सेपरेट राइट्स, लेकिन यह संभावना है वह राइट मीट इन ए गिवन केस। आर्टिकल 29 1 is a general protection given to section of citizen to conserve their language, history, and culture. Article 30 is a special right to minorities to establish education institution of their choice. अब आप इस explanation के बाद आप 29 31 क्या आर्टिकल 29 क्या है? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। आर्टिकल 30 में लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर की बात नहीं कही गई है। तो आर्टिकल 30 क्या हो गया? आर्टिकल 30 क्या हुआ? आर्टिकल 29 30 दो सेपरेट राइट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो दो सेपरेट राइट क्रिएट कर रहे हैं या आपस में कहीं आकर मिल रहे हैं। ये जो दो सेपरेट राइट क्रिएट हो रहे हैं या आपस में कहीं आके मिल रहे हैं। आर्टिकल 29 क्या है? 29(1) एक जनरल प्रोटेक्शन। आर्टिकल 29(1) एक जनरल प्रोटेक्शन की बात कर रहा है उस सेक्शन के लिए जो कंजर्व करना चाहता है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। और आर्टिकल 30 क्या करता है? आर्टिकल 30 एक स्पेशल राइट माइनॉरिटीज का है to establish educational institution of their choice. इस बात को समझने के बाद कोर्ट ने उनके बीच एक फर्क समझाने की कोशिश की। कोर्ट ने उनके बीच एक फर्क समझाने की कोशिश की। फर्क क्या है? आर्टिकल 29(1) ये कंफर करता है राइट्स ऑन एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन which includes majority. अगर आर्टिकल 29(1) देखें, any section of the citizen
residing in the territory of India or any part having a distinct language, script और culture। यह अगर आप इसको इंटरप्रेट करें तो जो सेक्शन ऑफ सिटीजन है यह इंक्लूड करता है मेजॉरिटी सेक्शन। ये हुआ मेजॉरिटी सेक्शन। अब हम इसके बाद जब आर्टिकल 30 की तरफ पढ़ते हैं, आर्टिकल 30 सबसेक्शन क्या है? राइट ओनली ऑन माइनॉरिटीज। आप पढ़िए 31 ओनली ऑन माइनॉरिटीज based on religion or language, only on minorities based on religion or language। क्लियर हुआ? आर्टिकल 29(1) कंसर्न करता है राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। यह करता है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट। जो आर्टिकल 29(1) है वह एक राइट कंफर्म करता है, ओनली 3 सब्जेक्ट है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट। अगर हम आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 में जाते हैं तो वह डील करता है माइनॉरिटी, लैंग्वेज और रिलीजन, लैंग्वेज और रिलीजन। दोनों में जब फर्क देखिए, यह जो 30 सबसेक्शन 1 है वह डील करता है माइनॉरिटीज, यह करता है माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन लैंग्वेज और रिलीजन, माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन लैंग्वेज और रिलीजन। आर्टिकल 29(1) सीमित है, लैंग्वेज इसे कल्चर को लेकर। और आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 डील करता है एस्टैब्लिश एंड मेंटेन, establish and maintain। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके एस्टैब्लिश और मेंटेन करने की बात करता है। तो आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 डील करता है माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस। आर्टिकल 29(1) डज नॉट डील विद एजुकेशन। यह आर्टिकल 29(1) है, यह एजुकेशन डील नहीं करता है, यह एजुकेशन डील नहीं करता है। इट डज नॉट डील विद एजुकेशन। इफ यू रीड द आर्टिकल 29(1) यह बिल्कुल एजुकेशन डील नहीं करता है। आर्टिकल 31 डील्स ओनली एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यह डील करता है ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, इसलिए कल्चर, आर्टिकल 29(1) में भी मीन्स होनली अनकनेक्टेड विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और उसी तरह से सिमिलरली establishment and administration of institution by majority under Article 30 subsection 1 may be unconnected with any motive to conserve language, script और culture। ये बेयर एक्ट से दिख रहा है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने व्याख्यान दिया सारा का सारा बेयर एक्ट में ही है। अब आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि हम इतना पढ़े क्यों, इसका पर्पस क्या है। आपके दिमाग में सवाल जरूर आना चाहिए कि सर इसको पढ़ने की जरूरत क्या है। जो राइट कंफर किया गया है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को टू एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, यह एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यह राइट फ्री फ्रॉम रेगुलेशन से नहीं है। राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट राइट टू मैल एडमिनिस्ट्रेशन। इस आधार पर इंटरफियर किया जा सकता है। इसको समझने की जरूरत सबसे ज्यादा इसलिए है कि यह जो 29(1) और 30 है, इन दोनों का माइनॉरिटी और एजुकेशन से क्या रिलेशन? माइनॉरिटी एजुकेशन
इन दोनों के पीछे क्या फोर्स है, ये दोनों कॉन्सेप्चुलाइज क्यों किए गए? तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं, should not restrict the right of administration but facilitate it through the instrument of management of the minority institutions. तो जो रेगुलेटरी मेजर्स लिए जाएंगे, वह रेगुलेटरी मेजर्स should not restrict the right of administration but facilitated through the instrumentality of the management of the minority institution. अगर if administration to be imposed, it should be done through the instrument of the existing management, not by displacing it. तो अगर सरकार कोई इस पर इम्पोजिशन लाती है, तो इस इम्पोजिशन को लाते समय सरकार ऐसा कार्य न करे कि वह उनके राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को छीन ले, बल्कि उनके राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करे। इसीलिए अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाना है, तो उसको एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट के तहत ही लाया जाए, इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश नहीं की जाए। अगर इफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज टू बॉडी इन द सिलेक्शन टू होम द फाउंडर्स हैव नो से, द एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी डिस्प्लेस्ड। अगर एडमिनिस्ट्रेशन जाता है, इफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज टू बॉडी इन द सिलेक्शन ऑफ होम फाउंडर्स हैव नो से, the administration would be displaced. यह कोड का कहना है कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाना चाहिए। राइट ऑफ रिकॉग्निशन और एफिलिएशन नॉट ए फंडामेंटल राइट। एक अगला सवाल उठता है कि whether the minority institution have a fundamental right to affiliation. No, it is not a fundamental right. There was no fundamental right of minority to affiliation to a university. ये सारे जो इश्यूज हैं वह इस बात को कह रहे हैं कि कैसे हम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाने की कोशिश करें। किसी को कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? वेरी गुड। बस करें, एक टॉपिक और कर लिया, एक टॉपिक हाफ एन आवर लेगा। इनफ, थक गए? Most of the topic we have tried to understand. जो फुल कंप्रेशन का इशू में बताया, फिल्म्स के दो चार सवाल जो बनाया, मैं देख लेता हूँ क्या क्या है। जो एक्सप्रेशन माइनॉरिटी यूज किया गया है वह दो सेंस में किया गया है। आर्टिकल 30 में, वन बेस्ड ऑन रिलीजन, अंदर बेस्ड ऑन लैंग्वेज। इसलिए माइनॉरिटी का जो डिटर्मिनेशन है वह लैंग्वेज के बेस हो सकता है, और माइनॉरिटीज का जो भी डिटर्मिनेशन होगा वह स्टेट वाइज होगा। अब हम अगर 25 से 30 तक के प्रोविजन को समझने की कोशिश करें, तो जो सम टोटल है सारे प्रोविजन का, वह हमारे भारत को एक सेक्युलर स्टेट बनाता है। यह भारत का जो सेक्युलर स्टेट है वह अमेरिका के सेक्युलरिज्म से भी बेहतर है। जो सेक्युलर नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वह 42nd अमेंडमेंट के बेहतरीन सेक्युलरिज्म के डालने बाद और स्ट्रेंथन हुआ है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है और माइनॉरिटी के सेफगार्ड को कैसे ध्यान दिया जाए, इसको आर्टिकल 25-30 में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी को कोई एक्स्ट्रा प्रेफरेंस क्लेम करने का राइट नहीं होता है। तो जो अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि कोई इंस्टीट्यूशन रिटेन कैसे करता है अपना माइनॉरिटी कैरेक्टर, तो एन इंस्टीट्यूशन रिटेन्स इट्स माइनॉरिटी कैरेक्टर एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज टू अचीव टू ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, टू एनेबल सच माइनॉरिटी टू कंजर्व इट्स रिलीजन एंड लैंग्वेज। अगर हम माइनॉरिटी कैरेक्टर को देखें तो उसके दो पार्ट है। फर्स्ट,
पहला पार्ट क्या है? प्रिजर्व। क्या प्रिजर्व करेगा? वह प्रिजर्व करेगा, वह प्रिजर्व करेगा, वह यह बात कोशिश करेगा कि वह इनेबल करेगा कि जो माइनॉरिटी है वो कंजर्व करे, प्रिजर्व करे इट्स रिलीजन एंड लैंग्वेज। दूसरी बात, to give a thorough, good general education to children belonging to such minority. Good education to minority. Let me analyze a bit more. इस सेक्शन से बाहर निकल के हम 29 चीज को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो जो आर्टिकल 30 बोलता है वह दो चीज बोलता है। जो एक इंस्टीट्यूशन है, अब इसको सवाल की तरह ले सकते हैं, when to retain minority character। क्वेश्चन आप कर दो, when to retain minority character। तो all institutions retains its minority character। कब तक करेगा? as long as, जब तक, कब तक करेगा? as long as। यह दोनों काम करता है कि वह प्रिजर्व करता है। अब इस बात को सुनने के बाद आर्टिकल 30 फिर देखिए, यही बात आएगी। दो ऑब्जेक्टिव जब तक रहेंगे वह अपने माइनॉरिटी कैरेक्टर को रिटेन करेगा, टू एनेबल सच माइनॉरिटी टू कंजर्व हिज रिलीजन लैंग्वेज एंड टू गिव अ थॉरो गुड जनरल एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू सच माइनॉरिटी। जो राइट टू एस्टैब्लिश और एडमिनिस्ट्रेशन है, यह इंक्लूड करता है राइट टू हैव चॉइस ऑफ योर इंस्ट्रक्शन। इसको जरूर याद करिए क्योंकि डीएवी कॉलेज इसमें डिसाइड हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जनरल प्रिंसिपल समराइज किए हैं रिलेटिंग टू एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज। पहली बात क्या कही है? जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज है, जो एस्टैब्लिश और एडमिनिस्ट्रेट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, अब चॉइस कंप्राइज द फ्यू थिंग्स, फ्यू राइट्स। पहला, choose its governing body। पहला, choose its governing body। जो राइट दिया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, उस पहली बात क्या? choose its governing body in whom the founder of the institution have faith। दूसरा, appoint teaching staff। appoint टीचिंग स्टाफ। जो टीचिंग स्टाफ अपॉइंट करने का राइट उनके पास है। तीसरा, टू एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट्स ऑफ देयर चॉइस एंड टू सेट अप ए रीजनेबल फी स्ट्रक्चर। एडमिट स्टूडेंट्स एंड रीजनेबल फी स्ट्रक्चर। कि आप एक रीजनेबल फी स्ट्रक्चर करो और आप एलिजिबल स्टूडेंट को एडमिट करो ऑफ देयर चॉइस। चौथा, टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ एसेट्स और बेनिफिट ऑफ इंस्टीट्यूशन। यूज प्रॉपर्टी, ये मेंस के लिए है, एंड एसेट्स फॉर द इंस्टीट्यूशन और बेनिफिट। तो सवाल क्या हो गया? सवाल क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल प्रिंसिपल दिया है रिलेटिंग टू एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज, और कहा है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द चॉइस, वह इन चारों राइट्स को रखता है। तो क्या क्या राइट्स होते हैं? यह चार राइट्स मेरे पास है। तो राइट जो कन्फर किया गया है माइनॉरिटी को आर्टिकल 30, only to ensure equality with the majority and not intended to place the minorities in a more advantageous position। तो आर्टिकल 30 में जो राइट दिया गया है वह माइनॉरिटी को इसलिए नहीं दिया गया है कि आपको एडवांटेजियस पोजीशन मिले। वह क्यों दिया गया है? इंश्योर किया है। इसको याद रखिएगा, it is only to ensure equality।
When you are writing for the mains, you must remember this. आप इसको कंक्लूड करवा के लिख ही देना. If the question is coming from the secular character of the constitution and you are going to write this aspect, you must write this. कि जो आर्टिकल कंफर, जो राइट कंफर किया गया है माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 30D, that is only to ensure equality with majority, not giving any benefit. मैंने पहले कहा राइट इस्टेब्लिश और मेंटेन, जो राइट इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, ये एब्सोल्यूट नहीं है, यह स्टेट यह रेगुलेशन के अधीन लाया जा सकता है और आपको मैल एडमिनिस्ट्रेशन का राइट नहीं मिलता है. रेगुलेशंस मेड बाय द स्टेट कंसर्निंग जनरल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स, और जो रेगुलेशंस है उस रेगुलेशंस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्वालिफिकेशन है, यह भी एक नियमबद्ध होना चाहिए. तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि हमारे पास एक एब्सोल्यूट राइट है, लेकिन जो रेगुलेशन है डू नॉट इन एनी मैनर इंटरफेयर द राइट अंडर आर्टिकल 31. आप जो भी रेगुलेशन करो उनके आर्टिकल 30 सबसेक्शन के राइट को किसी तरह से आप प्रभावित मत करो. वह इस तरह से करो कि वह आपको एक बेहतरीन हालत दे सके. अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो unaided minority education institution है, will have the freedom to appoint teachers by adopting any rational procedure of selection. अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, जो सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस दी है, उसमें एक गाइडलाइंस ये भी है कि एडेड और अनएडेड, जो अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनके पास राइट फ्रीडम है अपॉइंटमेंट टीचर्स का by adopting any rational procedure of selection. अब आपसे एक सवाल लिखिए, is the right of minorities education institution absolute? Elaborate the circumstances when the reasonable regulations can be imposed. दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ, circumstances on which a minority institution may be controlled by the state. अब सवाल हम समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चल रहा है, वह किन परिस्थितियों में स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, और दूसरा क्या उनका यह जो राइट है वह एब्सोल्यूट है. तो पहली बात क्या होगी, राइट ऑफ माइनॉरिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, वह सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस है, और रीजनेबल रेगुलेशंस कैन बी इम्पोज्ड फॉर व्हाट पर्पस, प्रोटेक्टिंग द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड द नेशन. लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड नेशन. राज्य और राष्ट्र के एक बेहतर फायदों को देखते हुए इसको कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन while imposing the regulations, state shall be cautious not to destroy the minority character of the institution. You again write this कि जब आप कोई भी पोजीशन करो तो स्टेट इस बात को ध्यान रखे, इस बात से कॉशियस रहे कि जो माइनॉरिटी कैरेक्टर इंस्टीट्यूशन का वह समाप्त नहीं होना चाहिए. अब अगर आप प्रीएम्बल से देखने की कोशिश करो तो प्रीएम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वह सिक्योर करता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. सी वन मोर एस्पेक्ट, हमारा जो प्रीएम्बल है वह इंश्योर कर रहा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. तो जो राष्ट्र की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है उसको ध्यान में रखते हुए religious and cultural safeguards can be guided by the constitution to minority communities in order to ensure them justice, freedom of thought, expression, belief, faith and worship. अब आप फिर देखिए कि जो आर्टिकल 30 हम दे रहे हैं उस यूनिटी और इंटीग्रिटी को ध्यान में रख दिया जा रहा है. इसको केयरफुली सुनने की कोशिश करिए कि जो प्रीएम्बल में हमारा यूनिटी और इंटीग्रिटी है
और जो हमारा आर्टिकल 30 है, अगर इसको देखें दोनों को, तो जो हमने आर्टिकल 30 में एक माइनॉरिटीज को राइट दिया है, वो भारत के संविधान की प्रस्तावना के यूनिटी और इंटीग्रिटी को ध्यान रखेगा। तो दो चीज है, एक सेकुलरिज्म की बात है, दूसरा यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात है। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे यूनिटी और इंटीग्रिटी को स्ट्रेंथन कर रहा है। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, तो जो भारत के संविधान की यूनिटी और इंटीग्रिटी है, वह तभी सुरक्षित रह पाएगी जब रिलीजियस एंड कल्चरल सेफगार्ड गारंटी किया जाए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। और इसको इंश्योर करने के लिए जस्टिस, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसके बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटीज goes on clamoring for more than what the famous constitution offered, then it would simply perpetuate the insular objective of these communities and India will never grow up into the nation. जो हमारा इंस्पिरेशन था, उस इंस्पिरेशन को वह डैमेज करेगा। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए हमको उनकी सारी बातों को ध्यान रखना होगा। लेकिन माइनॉरिटी अगर एक सीमा के बाहर जाता है, तो भारत के एक समेकित विकास के रास्ते में बाधक बनता है। इसलिए जो हमारा सेकुलरिज्म है, इसका मतलब क्या है? न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स will itself be violated if the government suppress the religious or other legal rights of the majority community to appease the demands of an aggressive minority. अगर हम एग्रेसिव माइनॉरिटी की डिमांड को अपीज कर रहे हैं, इफ यू आर अपीजिंग द एग्रेसिव माइनॉरिटी डिमांड, तो जो हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता का कॉन्सेप्ट है, इस एकता और अखंडता का कॉन्सेप्ट टूट रहा है और जो हमारा सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वह डाइल्यूट हो रहा है। तो सेकुलरिज्म जो एक न्यूट्रलिटी की बात करता है स्टेट का टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, वो वायलेट हो जाएगा अगर गवर्नमेंट सप्रेस करती है एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को और अपीज करती है एग्रेसिव माइनॉरिटी को। तो जो हमारे प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो हमारा सेकुलरिज्म है, जो आर्टिकल 30 है, इन सब के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। इफ यू आर नॉट एबल टू मेक ए बैलेंस, if we are not going as a nation as we thought at the time of independence. Any confusion? I think it's enough for the day. कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर, वेरी गुड। किसी को क्लियर नहीं हुआ? Anyone want to repeat anything because there is a lot analytical portion. It might be possible you missed something. Very good, very good.